हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 1 द ग्रैंड मदर के ग्रामर सेक्शन की। यानी इस पर्टिकुलर पोएम को हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। यानी पोएम एक्सप्लेनेशन तो डन है, क्वेश्चन आंसर भी डन है। अब डोंट यू गाइस वरी कि कुछ मिस हो गया हो। डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट करके लिंक दी गई है क्लास 9 की। तो प्लेलिस्ट में बेसिकली क्या होता है, सभी वीडियोस सीक्वेंस में अरेंज्ड है, सभी चैप्टर वाइज और पोएम वाइज। तो उसे देखो, पोएम को अच्छे से पढ़ो एंड आ जाओ बुक के ग्रामर सेक्शन में, विच इज सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या है ना, बुक की ग्रामर छोड़ के चले जाते हैं एंड इस ग्रामर में आते हैं नए नए टॉपिक, करेक्ट द स्पेलिंग्स, वर्ड स्टडी एंड मेनी मोर। तो भाई वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना है और अपनी तैयारी जो है मेरे साथ जारी रखनी है। लेट्स बिगिन विद द सेशन। एंड आगे बढ़ने से पहले एक और डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स। वही नोट्स जो आप डिफरेंट बुक्स से बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो पापड़ हमने बेल लिए हैं, हमने मेहनत की है। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स करके लिंक दी गई है, तो वहीं से जाके आपको जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए आप ले सकते हैं। आइए अब फाइनली शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी को याद है पोएम नंबर 1 द ग्रैंड मदर कविता जो है पोएट ने जो है अपनी दादी माँ के लिए बताई है। उनका जो प्रेम था, उनकी जो केयर थी, लव था, अफेक्शन था। नाउ ग्रामर सेक्शन बेसिकली क्या है, आपकी जो बुक्स है पैनोरामा 1 है ना, उसमें क्वेश्चन आंसर और कॉम्पोजिशन खत्म होता है, तो आगे आती है वर्ड स्टडी करके। तो इसकी ही सारी सॉल्व डिटेल में मैंने सब कुछ सॉल्व करके दिया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सोल्यूशन तो भाई तुम लोगों को कहीं से भी मिल सकते हैं, है कि नहीं? तो पलक मैम क्यों आई हैं यहाँ पे खड़े होकर, इतनी मेहनत करके क्यों बोल रही हैं? मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक्सपर्ट्स बन जाओ कि भाई ये क्वेश्चन आए या कोई भी क्वेश्चन आए हम सब कर लेंगे। इंग्लिश को कैसे मास्टर करना है ना। कुछ बच्चे कहते हैं मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो चाहे बेटा इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लिटरेचर का सब्जेक्ट हो, कैसे कमांड पा सकते हो बेसिक से। तो अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिखेंगे, स्पेलिंग करेक्ट करो, मैच द कॉलम करो, फिलअप करो। सो टेक योर पेंसिल विद यू, टेक योर बुक्स विद यू। आपके पास सभी फैसिलिटी है। वीडियो को 2 मिनट पॉज कर सकते हो कि नहीं? ऐसे क्लिक करोगे वीडियो पॉज हो जाएगा, है कि नहीं? पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। दैट इज माई पर्पज। खुद से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग कितनी एबिलिटी से सोचता है। सब अलग अलग बच्चे, अब यहाँ मैंने आंसर दिखा दिए, तुमने देख लिया, रट लिया, रटोगे तो भूलोगे, रटोगे तो भूलोगे, समझोगे हमेशा तक याद रहेंगे। तो क्या करना, तुम जो है इस पूरे सेशन में जितने भी ये क्वेश्चन है सबको सॉल्व करो एंड देन चेक योर आंसर्स। एंड जो आंसर गलत जाता है, मान लो इसमें से जो स्पेलिंग गलत गई है, उसको 3 टाइम्स लिखो एंड देन लर्न करो। सो बिगिनिंग विद वर्ड स्टडी, फर्स्ट आता है डिक्शनरी यूज। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वी ऑल नो स्पेलिंग किसी भी लैंग्वेज का बेस होता है एंड इंग्लिश में स्पेलिंग्स याद करना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी जैसी नहीं है। हमारी मातृभाषा जो है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हिंदी में जो लिखते हो वही बोलते हो, लेकिन इंग्लिश में केस थोड़ा अलग है। इंग्लिश में आते हैं साइलेंट वर्ड्स आ जाते हैं, किसी चीज की स्पेलिंग कुछ और तो किसी की कुछ और होती है कि नहीं? तो यही बात है कि हमें इंग्लिश के लेसन पढ़ने होंगे, पोम्स वगैरह थोड़ा जो है, चाहे तुमको नॉवल पढ़नी है तुम नॉवल पढ़ो, तुमको कोई भी पसंदीदा किताब हो वो पढ़ो इंग्लिश में, ठीक है? या रोज अखबार पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, कॉमिक्स भी पढ़ लो, चलेगा, बट इंग्लिश में पढ़ो। और उसमें जो वर्ड्स आते हैं, जब तुम्हारी आंखों में तुमको बार बार दिखेंगे ना, तो स्पेलिंग याद होगी। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो स्पेलिंग है, दीज हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम। हमारी जो पोम हमने पढ़ी है द ग्रैंड मदर, उसमें से कुछ वर्ड्स तुमको उठा दिए गए हैं एंड देन उनकी स्पेलिंग को जंबल कर दिया है, खराब सी कर दिया है ना, हर कुछ वर्ड्स डाल दिए हैं। तो इसको देख के समझो और स्पेलिंग लिखो। जैसे नंबर 1 VERA, तो VERA बेसिकली थोड़ा जंबल्ड है, इसका करेक्ट क्या होगा, वियर। वियर यानी पहनना, WEAR, वियर। नेक्स्ट इज शेप, समझ आ रहा है, लेकिन इसमें इन्होंने एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया है जो कि आई है, इसे हटाना है। शेप होगा SHAPE, शेप यानी किसी चीज का आकार। नंबर नेक्स्ट क्विक लिखा है, बट क्विक नहीं होता है कुछ भी, ये है क्विक। क्विक यानी जल्दी, सो QUICK, क्विक। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्विक की स्पेलिंग ऐसे लिख देंगे, QUIK। मानते हैं ये बोल के स्पेलिंग आएगी, लेकिन वही बताया ना, इंग्लिश में जो स्पेलिंग है वही लिखना है, तो CK लगेगा, दैट इज क्विक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इज पर्पल। अब फर्क क्या है, जब मैं इन वर्ड्स को पढ़ रही हूँ, प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो साउंड तो पर्पल का ही आ रहा है, जो पर्पल कलर होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये सही स्पेलिंग नहीं है भाई। करेक्ट स्पेलिंग क्या है,
PAL नहीं, लास्ट में आएगा PLE, दैट इज PURPLE, पर्पल। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, स्कार्फ, जो स्कार्फ पहनती है यूजुअली लेडीज गले में, और पोम के अकॉर्डिंग जो है पोएट की ग्रैंडमा ने भी स्कार्फ पहना था पर्पल, तो स्कार्फ की स्पेलिंग क्या है? के की जगह यहाँ पे C आएगा, SCARF, स्कार्फ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हेड, हेड बोलना जा रहे हैं, हेड यानी सर, तो हेड में आता है HEAD, हेड। नेक्स्ट इज दोज, दोज यानी वो को कहते हैं ना, दोज शूज आर माइन, तो वो जूते मेरे हैं, तो THOSE, दोज। नेक्स्ट इज स्मेल, स्मेल में डबल एल आता है, SMELL, और नेक्स्ट क्या है? RUST, रस्ट। ठीक है, रट्स कुछ नहीं होता है, रस्ट होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो सबने आंसर लिखे होंगे एंड देन चेक करना है ना, जो भी बेटा गलत गया हो, सारे भी गलत गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुमको स्पेलिंग पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए और भी स्पेलिंग से चलो भाई, मतलब तुम्हारी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगी। रॉक, ROC के रॉक हो जाएगा। वुड्स कैसे होगा? डबल O आएगा, WOODS, वुड्स। FLOW, फ्लो। लाइट की स्पेलिंग होती है LIGHT, लाइट। अच्छा, लाइट ये LITE, लाइट मत लिख देना है, फेसबुक लाइट जैसे आता है, ये नहीं है लाइट की स्पेलिंग। रोशनी वाला जो लाइट होता है, इट इज LIGHT। स्टीरिंग, स्टीरिंग में डबल R आएगा। अच्छा, ये स्ट्रिंग है, STRING, स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, या इस वर्ड से स्टीरिंग भी आ सकता है। अगर लेसन के अकॉर्डिंग जाए तो स्टीरिंग एशेस करके था ना, तो STIRRING, स्ट्रिंग भी बना सकते हो, स्टीरिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। एशेज होगा ASKS, आस्क्स हो सकता है, यहाँ तो H गलत है, या फिर अगर अकॉर्डिंग टू द लेसन जाए तो एशेज। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, अगर तुमको एग्जाम में अकॉर्डिंग टू द लेसन आए तो तुम ये वर्ड्स लिखना, नहीं तो आस्क भी लिख सकते हो। FAIRE होगा फेयर, और लास्ट इज नाइट, NIGHT, नाइट नहीं होता है। ओके, क्लियर है वर्ड्स? चलिए मूविंग ऑन टू राइट अ सिनोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको समझना होगा उससे पहले कि व्हाट आर सिनोनिम। सिनोनिम वर्ड आई होप आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, और अगर हिंदी में मैं ऐसे कहूँ तो हिंदी में इन शब्दों को हम बोलते हैं बेटा पर्यायवाची शब्द। पढ़ते हो कि नहीं हिंदी व्याकरण में? वैसे ही सिमिलरली इन इंग्लिश वी हैव पर्यायवाची वर्ड। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिनका मीनिंग सेम हो। तो सिंपल तरीके से अगर आप याद रखो, हर वर्ड को याद कराने की मैं एक टेक्निक देती हूँ, तो S से S याद रखो। सिनोनिम यानी सेम। क्या सेम होगा? इनका मीनिंग, मीनिंग यानी अर्थ। अरे होता है कि नहीं, एक वर्ड के मतलब डिफरेंट वर्ड्स के सेम मीनिंग हो सकते हैं कि नहीं? जैसे पहला वर्ड देखो, अवे। अवे का मतलब क्या होता है? दूर होना, है ना, अवे। तो अवे को और हम क्या लिख सकते हैं? अपार्ट। अपार्ट का भी मतलब होता है दूर होना, है ना, अलग होना, दूर होना। नंबर 2 इज क्विक। क्विक का मतलब होता है जल्दी। रैपिड का मतलब भी होता है जल्दी। फास्ट का मतलब भी होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी ने फास्ट सोचा तो उसका आंसर गलत है। अरे बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, यहाँ तो मैंने एक लिखा है। ठीक है, अवे हो सकता है, अपार्ट हो सकता है, फार हो सकता है। तो अगर किसी और के अलग अलग भी आंसर आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस सिनोनिम होना चाहिए। जैसे थर्ड हो गया डैम्प। डैम्प का मतलब होता है कोई गीली चीज, है ना, स्लाइटली वेट। तो जैसे मॉइस्चर हो गया, वेट हो गया, ठीक है, ये डैम्प होगा। ऐश। ऐश बेसिकली एम्बर। एम्बर क्या होते हैं? एशेज होते हैं ना, उसे एम्बर भी कहा जाता है। नंबर 5 स्कार्फ हो गया। स्कार्फ को तुम मफलर कह लो, ठीक है, मफलर बेस्ट वर्ड है स्कार्फ के लिए। ओके, क्लियर है? सिनोनिम, तो कभी भी किसी भी वर्ड का सिनोनिम आए तो सिनोनिम क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। ऑल राइट, सो अब एक चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके हर लेसन में, हर पोएम में, ग्रामर सेक्शन में एक नया नया टॉपिक उठाते हैं ये, ठीक है। तो अब यही टॉपिक हम आज स्टडी करेंगे जिसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरीज। नाउ मॉडल्स बोलते हैं मैम, जब हम बड़े हो जाते हैं तो इंग्लिश ग्रामर इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगती है? तो कॉम्प्लिकेटेड में दिक्कत क्या है कि इनको नामकरण दे देते। अब तुम इन वर्ड्स को देखो, कैन, कुड, मे, माइट। मैम मे आई गो टू वॉशरूम बचपन से यूज करते आ रहे हो, बोलते हो कि नहीं ये वर्ड्स। बस अब दिक्कत क्या है कि अब जब हमने इनको किसी कैटेगरी में डाल दिया है तो तुम लोग को डिफिकल्ट लगने लगी इंग्लिश। कुछ नहीं है, इन सबको किस में कहा जाता है? ये आते हैं मॉडल्स के अंदर। सो इन इंग्लिश ग्रामर, कैन, could, may, might, shall, should, will, would, these all are known as modal auxiliaries. Most of the modal auxiliaries in English have more than one meaning. अब काफी सारे जो मॉडल्स हैं, यानी ये जो वर्ड्स हैं,
इनका एक से ज्यादा मतलब होता है। अब एक से ज्यादा मतलब मैम कैसे, तो इट डिपेंड्स अपॉन सेंटेंस। किस पे फर्क पड़ेगा भाई, अरे किसी वर्ड का एक से ज्यादा मतलब कब निकलेगा, बोलो मैम वर्ड तो वही है, अगर कैन है तो कैन ही रहेगा, है ना, और कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस, यानी किस वाक्य में तुम उस वर्ड को यूज कर रहे हो उससे उसका मतलब स्लाइटली चेंज हो सकता है। समझने के लिए हम आते हैं द मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ वुड। एक अपन मॉडल उठा लेते हैं जो कि है वुड, WOULD, वुड, बहुत ज्यादा हमने ये वर्ड सुना है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स मैं आपको बताती हूं। देखो, सबसे पहला मीनिंग वुड यूज किया जाता है एक्सप्रेसिंग फ्यूचरिटी इन द पास्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ मैम, इतनी ज्यादा इंग्लिश हो गई। पास्ट क्या होता है, भूतकाल, यानी कि आज खड़े होके मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं। पास्ट में मैं क्या बोला मैंने, पास्ट में मैं जब फ्यूचर की बात करूं तब एक तो वुड यूज होता है। सेंटेंस देखो, he wrote to say that he would be back on Friday, यानी आज खड़े होके मैं पास्ट की बात कर रही हूं और पास्ट में मैं फ्यूचर की बात। जैसे he wrote to say, उसने लिखा था कि, था मतलब पास्ट में कर लिया है ना, पास्ट में उसने लिख दिया, क्या लिखा था, that he would be back on Friday, कि वो फ्राइडे को वापस आ जाएगा। तो भाई आज फ्राइडे तो है नहीं, उसने बात करी थी पास्ट की और बात कर रहा है किसकी, फ्यूचर की। पास्ट में बात की, फ्यूचर की बात की, तो तब भी वुड यूज किया जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम यूज करेंगे वुड एक्सप्रेसिंग वॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है किसी का विल, किसी की इच्छा। ठीक है, जैसे वुड यू पास द सॉल्ट, क्या तुम मुझे वो नमक की डब्बी पास कर दोगे, या फिर अब ये पास कर दोगे, तुम जो है पूछ रहे हो उससे। अब भाई सामने वाले का मन नहीं हुआ, मूड खराब है, कहेगा नहीं पास करूंगा। ठीक है, या दोस्त होते हैं या भाई बहन होते हैं यूजुअली, वो तो वैसे ही नखरे करते हैं, नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तो वही है एक्सप्रेसिंग वंस विल। या फिर ही वुड नॉट टेल अस वेयर द मनी वॉज हिडन, वो हमें नहीं बताएगा कि पैसे जो है कहाँ छुपे हैं। नहीं कैसे बताएगा, क्योंकि ये उसकी खुद की विल है, खुद की इच्छा है। तो एक तो वुड यहाँ यूज हुआ, तो मतलब दो जगह यूज हो गया। अब तीसरी जगह देखो, एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कितना परसेंटेज है कोई चीज होने का। जैसे देखते हैं कि एग्जाम्पल, द फ्रेंच, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, द फ्रेंच वुड बी हैविंग अ हॉलीडे टुडे, जो फ्रेंच लोग हैं उनकी क्या होगी, आज छुट्टी होगी। दैट वुड बी द पुलिसमैन, वो पुलिसमैन हो सकता है। हम कभी अंदाजा लगाते हैं ना, कभी कभार समझ नहीं आता है कि वहां पे वो आदमी ड्रेस पहन के खड़ा है, दैट वुड बी अ पुलिसमैन, मुझे लगता है, यानी प्रोबेबिलिटी है कि शायद वो एक पुलिसमैन हो सकता है। तो एक तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यानी तीन मीनिंग्स तो अपन ने देख लिए। तो ऐसे अलग अलग जगह हम जो है मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। अब आपका काम है, आपको क्या करना है, एक और एक्टिविटी आती है। वही स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज होते हैं कि मैम अभी तो मॉडल की बात कर रहे थे, अभी हमको प्रेपोजिशन की एक्टिविटी दे दी। तो बुक की ग्रामर की ये बात होती है कि वो ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स आपको इंक्लूड करके दे देते हैं, बट भाई ये वही टॉपिक है जो तुम्हारे एग्जाम में आने हैं। तो एक तो मॉडल्स की बात अपन ने कर ली, ठीक है। अब मॉडल्स को अच्छे से हम और डिटेल वीडियोस में समझेंगे ग्रामर की। अब यहाँ पे आ जाओ दूसरी एक्टिविटी में, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशंस गिवन बिलो। अब फटाफट से मैं जो आपको समझा देती हूँ कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। अब ग्रामर के इन वर्ड्स को समझने के लिए हमेशा पलक मैम कहती हैं कि नाम में सब कुछ रखा है ना, ठीक है, नाम में ही सब कुछ रखा है। भाई इतना सोच समझ के अगर प्रेपोजिशन नाम दिया है, कुछ तो सोचा होगा देने वाले ने भी। तो भाई देखो, प्रेपोजिशंस बेसिकली क्या होते हैं, पोजिशन वर्ड समझते हो, पोजीशन यानी कोई चीज कहाँ है, ठीक है, कोई चीज कहाँ है, किधर है, ठीक है। तो prepositions are those words which tell you the position of something, है ना, वो लग के वर्ड में उसकी पोजीशन, उसकी दशा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, द कैट इज, जो बिल्ली है, डैश द टेबल, बिल्ली टेबल के कहाँ है भाई, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, मैंने कहा नीचे है, तो नीचे के लिए क्या वर्ड यूज किया मैंने, अंडर। सो दीज ऑल वर्ड्स, ओवर, अंडर, ऑन, विद इन, इनसाइड, ये सब क्या होते हैं, प्रेपोजिशन। क्यों, क्योंकि वो क्या बताते हैं, पोजिशन बताते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आपको जो एक्टिविटी दी गई है, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ब्लैंक्स दिए हैं आपको इन करेक्ट प्रेपोजिशन। एंड तुम लोगों के लिए जो है यहाँ पे देखो वर्ड्स भी दे दिए हैं, बस इनको करेक्ट फिल करना है। और इससे बेहतरीन बात है कि ये जो लाइनें हैं ये पोम की हैं, ठीक है, तो पोम में अपन ऑलरेडी ये लाइन्स पढ़ चुके हैं। सो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आई फील हैंड्स डैश माई हैड,
यानी उनके जो हाथ हैं मुझे कहाँ फील होते हैं, ऑन माई हेड, सर के ऊपर, सर के अंदर थोड़ी ना हाथ फील होंगे, सर के ऊपर ऐसे हाथ फेरते हैं ना जब ऐसे दादी माँ या मम्मी, तो सर के ऊपर, हैंड्स ऑन माई हेड। नंबर 2, हर हैंड्स वर वार्म एंड डैम्प विथ द स्मेल ऑफ रूट्स, उनके जो हाथ थे दादी माँ के, जो उनकी ग्रैंड माँ थी, नानी थी, वार्म एंड डैम्प थे विथ द स्मेल ऑफ रूट्स, किसकी स्मेल आ रही थी, रूट्स की स्मेल आ रही थी उनमें से। नंबर 3, आई हेयर अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, मुझे जो है पत्थरों से, रॉक से आवाज आती सुनाई दी। नंबर 4, हर वर्ड्स विल फ्लो इनसाइड मी, उनकी जो बातें हैं वो मेरे दिलो दिमाग में फ्लो करती हैं। नंबर 5, समवन इज स्टिरिंग एशेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट, कोई जो है सोई हुई आग से, जो है स्लीपिंग फायर जिसे कहते हैं, उससे एशेस स्टिर कर रहा है, कब, एट नाइट, नाइट होगा तब हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, प्रेपोजिशन डन होता है, अब आते हैं हमारी लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई आपके जो है क्वेश्चन में ट्रांसलेशन आता ही है। अब यहाँ अपने को कैसे ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, हिंदी में सेंटेंस दिया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। किस पे फोकस करना है, एवरी टाइम आई टेल यू, टेंसेस पे, भूतकाल, भविष्यकाल, इन सब का ध्यान रखना है कि कहीं पे है उड़ता है, करता था, तो उसको सही से ट्रांसलेट करो, ठीक है। चलिए, सो नंबर 1 एक्टिविटी हम करते हैं, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अब यदि वाला आई है बात, यदि का मतलब भाई वो पक्षी है तो नहीं, वो सोच रहा है, तो जब सोचते हैं या यदि वर्ड आता है, सो एवरी टाइम वी यूज इफ, हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, अब सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे जो आता है, मैम आई वर अ बर्ड क्यों है, वर कैसे आ गया, क्योंकि अगर हम सिंगुलर लेते हैं आई, तो हम उसके साथ तो वॉज करते हैं, आई वॉज प्लेइंग, यहाँ पे कंडीशन है, इसको अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कंडीशनल है। कौन सी कंडीशन, विश, विश समझते हो, विश क्या होता है, इच्छा, ठीक है। तो विश यानी अगर किसी भी सेंटेंस में आप इच्छा कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि यदि मैं पक्षी होता, मतलब तुम बैठे हो बढ़िया सोफा पे, तुम सोच रहे हो यदि मैं पक्षी होता, सो यू आर विशिंग, वो चीज एक्चुअल में हुई नहीं है। तो जब भी विश करते हैं ना, तब आई के साथ वॉज नहीं यूज किया जाता है, तब जो है वर का हम यूजेज करते हैं, दैट इज द डिफरेंस। हर सेंटेंस में ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। मैं खेल रहा था, आई वर प्लेइंग मत कर देना, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग ही रहेगा। लेकिन अगर इफ आ जाएगा, अगर यदि आ जाएगा, तो वर वर्ड का हम यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, और इस चीज को जरूर नोट करना है, बिकॉज अगली बार देखो भूलोगे ही, ठीक है। चलो, सो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, देखो यहां भी हमने किसका यूजेज किया है, हमारे वुड का, वुड क्या है, हमारा मॉडल है। नंबर 2, यदि मैं राजा होता तो प्रजा की खूब सेवा करता, तो ये फिर से जो है इफ है। सो इफ आई वर अ किंग I would have served the people a lot. सेवा करना यानी served कह सकते हो आप, ठीक है। helped भी कह सकते हो, served भी कह सकते हो, no worries. नंबर 3, यदि मैं संत होता तो शांति लाता, क्रांति नहीं। So if I were a saint, I would have brought peace, not revolution. So अगर मैं संत होता तो मैं क्या लाता, शांति। So I would have brought peace, not revolution. Okay? Next words पे आ जाओ। नंबर 4, यदि तुमने भयादोहन करने की कोशिश की होती तो मैंने पुलिस को सूचित कर दिया होता। सो इफ यू हैड ट्राइड टू ब्लैकमेल मी, अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी होती, आई वुड हैव इन्फॉर्म द पुलिस। तो वुड बेसिकली वर्ड आप देख रहे हो कितनी बार हमने यूज किया है यहाँ पे पॉसिबिलिटी में, कि मैं कर देता। ये क्या है, वुड बेसिकली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी पीछे देखे थे ना 3 मीनिंग्स, उसमें से एक है फॉर पॉसिबिलिटी। नंबर 5, यदि उसने परिश्रम किया होता तो वो परीक्षा में सफल हो जाता। इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम, है ना। तो ये तुम लोग के लिए भी है, मेहनत करी होती तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, तो मेहनत करो अभी से। नंबर 6, यदि मैं वित्त मंत्री होता तो देश की आर्थिक स्थिति सुधार देता। सो विच मीन्स यहाँ पे आप इफ का भी यूज कर सकते हो या एक अलग तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। सो किसी स्टूडेंट को अगर ये भी लिखना है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। Had I been the finance minister, इसका भी मतलब यही है। Had I been का भी मतलब सेम ही होता है कि अगर मैं।
Had I been the finance minister, I would have improved the economic condition of the country. Possibility में I would have आप use करेंगे। यदि तुम प्रधानमंत्री होते तो गरीबों के हित में क्या करते। अब एक चीज याद रखना, जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा तो आपको ट्रांसलेशन में भी क्वेश्चन ही बनाना है। जैसे इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो व्हाट वुड यू डू फॉर द पुअर, ये भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा स्लाइड चेंज आ सकता है, दैट्स फाइन। नंबर 8, यदि मैं इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता तो छात्र परिषद का गठन करता। प्रधानाध्यापक यानी क्या होता, अगर मैं हेडमास्टर या प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। ठीक है, सो इफ आई वर द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट काउंसिल। अगर मैं स्कूल का हेडमास्टर होता आई वुड हैव फॉर्म्ड, यानी मैं क्या बना देता, एक स्टूडेंट काउंसिल बना देता। ठीक है, चलिए आते हैं, लास्ट 2 करते हैं। यदि वह यहाँ होती तो मैं उसे उसके पिता की बात मानने पर मजबूर करता। इफ शी वॉज हेयर आई वुड हैव फोर्स्ड हर टू ओबे हर फादर। यदि मेरे पास तुम्हारा पता होता तो मैं तुम्हें अवश्य पत्र लिखता। इफ आई हैड योर एड्रेस आई वुड हैव डेफिनेटली राइट यू अ लेटर। ठीक है, आई वुड डेफिनेटली राइट यू अ लेटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, और आई वुड हैव डेफिनेटली रिटन यू अ लेटर। ठीक है, तो दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। हल्का सा टेंसेज में चेंज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज यानी करेक्ट चेंज होना चाहिए। ओके, I hope it was clear. So with this we end the grammar section of poem number 1, The Grandmother. Hopefully आप लोगों के जो है डाउट हैं क्लियर होंगे, साथ में तैयारी हुई होगी। सो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि भाई ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू मैग्नेट ब्रेन्स का जो हमारा चैनल है भाई, देता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन। दोनों ही मीडियम में चैनल है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, जहाँ पे सभी कोर्सेज मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ है, एक नंबर क्वालिटी है, सभी एक्सपर्ट टीचर्स हैं। सो वीडियोज जो है आप जाके देखिए। आप चाहें हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.magnetbrains.com पे भी सभी आपको दिख जाएंगे कि क्लासेस हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, एवरीथिंग। एंड वन मोर थिंग जो मैं बता चुकी हूँ, नोट्स भी मिलते हैं भाई। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीज़ों की लिंक दी गई है, नोट्स से लेके प्लेलिस्ट तक, तो बढ़िया से जाओ और देखो। वन लास्ट थिंग बिफोर एंडिंग दिस सेशन, कि आई नो यू गाइज मस्ट बी ऑन सोशल मीडिया, तो आप जो है हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर पोएम के जो है MCQs डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।